एनसीईआरटी क्लास 7th के 7th चैप्टर में आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ लिया और बहुत सी बातों की जानकारी हमें थोड़ी बहुत हो गई है, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए हमें हर चैप्टर में आगे चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और आगे पढ़ना पड़ेगा। जब तक कि हम लोग 6 to 12 तक नहीं पढ़ पाएंगे पूरे क्लास के बुक को, तब तक हम किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग इस टॉपिक में आते हैं। क्लास 7 चैप्टर का 7th चैप्टर है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने कुछ कौशल विकास करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि भी उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां खड़ी होती गई। नदी घाटियों के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। तो नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने का बस्तियां जब विकसित होने लगी तो उसका एक ही कारण था कि एक तो वहां पे जल का स्रोत था जो हमारी कृषि के लिए बहुत ही सुविधाजनक था, और हमारे नदी के पास बस्तियां बसने का दूसरा रीजन था कि यातायात के लिए भी जो सड़क से जो ज़्यादा समय लगती थी वो नदियों के सहारे उन लोगों को नदियों के रास्ते कम समय लगती थी। फिर से यातायात हो गया, फिर से ट्रांसपोर्ट हो गया। एक देश से दूसरे देश में जो भी सामान का जो आना जाना होता था उससे भी हमारे ये नदियों के किनारे बसने का एक कारण था। नदी घाटे में निकट बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है? इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सिंधु, टिग्रिस, नील और हवांग नदियों के किनारे कौन सी विकसित हुई है। सिंधु जो कि भारत में है, नील नदी जो कि अफ्रीका में है, हवांग ही जो कि चीन में है। बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ये आखेटक, संग्राहक, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। आखेटक का मतलब होता है अपने भोजन को आसपास की जगहों से अपना प्राप्त करना। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। फिर साइड में दिया है, क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान करते हैं। और आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं निम्न है। पहला, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट दिया है शब्दावली, ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज करते हैं। ऋतु प्रवास में पशु पक्षियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। जैसे हमारे यहाँ भी जैसे ठंड के मौसमों में कुछ पक्षियाँ आ जाती है, वह ठंड प्रदेशों से जब वहाँ पे गर्मी आती है तो वह हमारे यहाँ ठंड देशों में चली जाती है, और जैसे ही हमारे यहाँ की ठंड बीतती है वो वहाँ पे ठंड शुरू होती है तो वह ठंड के स्थानों में चले आते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मैरी का जन्मदिन था। यह एक कहानी के थ्रू हर चैप्टर में आपको समझाया गया, तो इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। जो आने जाने के जो रास्ते होते हैं उसे यातायात कहते हैं। मैरी की माँ
मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम होता है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों जाते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं, जो कि गांवों में ये सारी बेहतर सुविधाएं नहीं रहने के कारण ही लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ प्रवास करते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते हैं तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदगी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाले बस्तियां दिखाई देती है, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधा वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्तियां होती है और जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियां सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। यानी कि जो ग्रामीण बस्तियां होती है वो सघन भी हो सकती है और प्रकीर्ण भी हो सकती है। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि जो प्रकीर्ण बस्तियां होती है वो पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और जो सघन बस्ती है वह ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। चित्र 7.3 से जो दिखाया गया वह प्रकीर्ण बस्ती के बारे में दिखाया गया कि अलग अलग कुछ दूरी पे बने हुए हैं घर, और सघन बस्ती को दिखाया गया है ऊपर वाले चित्र 7.2 में वो जिसमें घर बहुत ही नजदीक नजदीक बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जैसे जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, जो कि चित्र 7.4 में दिखाया गया है। स्टिल्ट का मतलब होता है कि नीचे किसी चीज के बीम दिया जाता है या लकड़ी के कुछ चट्टानों के जैसे बनाए जाते हैं। बड़े बड़े बीम अगर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं तो नीचे लकड़ियों के खंभों पे उसको ऊंचाई पे बनाए जाते हैं ताकि उस घर में बाढ़ या पानी ना घुस सके। अगर जो पक्के मकान बनाए जाते हैं वो नीचे बीम खड़ा कर दिए जाते हैं और बीम खड़ा करने के बाद ऊपर घर को बनाया जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की होती है। फूस मतलब घास की होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी और तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। हमारे यहाँ पहले क्या होती थी, पहले मिट्टी के घर बनाए जाते थे और कभी कभी जो फूस होती है फूस के घर बनाकर मिट्टी से भी ऊपर से उसे ढक दिया जाता था। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पत्थर और सीमेंट और गिट्टी बालू के घर बनाए जाते हैं। पंख वही जिसे हम लोग पांख कहते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव और शहरों के नाम लिखिए, यह आपको खुद से बनाना है। अब आते हैं हम लोग परिवहन।
परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए वस्तुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज में परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन की विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं, जो कि चित्र 7.5 में दिखाया गया है। 7.5 में यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी, जैसे कि घोड़ा गाड़ी का हम लोग यूज करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में का जो एंडीज पर्वत है, वो एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे, तो वे समुद्र मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। समुद्र मार्ग से हम एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। स्थल मार्ग से हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया और आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के मुख्य 4 साधन है। पहला सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग और चौथा वायु मार्ग है। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। सड़कें पक्की एवं कच्ची होती है, जो कि चित्र 7.6 और 7.7 में दिखाया गया है। 7.6 में पक्की सड़क को दिखाया गया है और 7.7 में कच्ची सड़कों को दिखाया है कि जो अधिकांशतः रूरल एरिया में होती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली, जो कि ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राज्य मार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अब तो बहुत सारे ऊंचे सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं और भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग से यानी सबवे कहते हैं, जिन्हें फ्लाईओवर उत्तथित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। दूसरा है रेल मार्ग। पहला हम लोग का सड़क मार्ग था, दूसरा रेल मार्ग है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ी से, जिसको सप्त क्रांति भी कहते हैं, से परिवहन की गति और भी तीव्र हो गई और मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो पाया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है और भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है और यह एशिया में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इस चैप्टर को समझने के लिए जब हम मैप पे पढ़ेंगे तो इस पे एक स्पेशली क्लास होगा, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बहुत अच्छी से डिटेल्स जानकारी करेंगे। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लहासा के बीच, लहासा जिसकी राजधानी तिब्बत है, तिब्बत की राजधानी लहासा है, चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन है। तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं।
या निवास स्थान है। बस्तियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई और दूसरी अस्थाई। तो अस्थाई में वो उन लोगों की अस्थाई जो बस्तियां होती है वो हमेशा के लिए होती है, और जो अस्थाई बस्तियां होती है वो मौसम या जलवायु के परिवर्तन के अनुसार हमेशा वो बदलती रहती है। अस्थाई बस्तियां जो होती है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होती है। बस्तियां ज़्यादातर नदी के किनारे बसती है। नदी के किनारे बसने का कारण ये है कि वहाँ पे जल की पर्याप्त मात्रा होती है, जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से आयात और निर्यात का जो गमन होता है वो भी वहाँ से उन लोगों के लिए बहुत ही सुलभ होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के क्रियाकलाप क्या है? ग्रामीण बस्तियां जो होती है वह सघन और प्रकीर्ण होती है, जहाँ पे लोग कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे कार्य करते हैं। सघन बस्तियां जो होती है वो बहुत घनी होती है, और प्रकीर्ण बस्तियां जो होती है बहुत दूरी पे बनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल वहाँ पे बस्तियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप। नेक्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मार्ग के किन्हीं दो गुणों के बारे में बताएं। रेल मार्ग हमारे बड़े से बड़े सामानों को ढोने के लिए आसान होता है, और इससे हमें कम समय में भी और कम खर्च में भी दूसरे जगह पे पहुंचा देता है। संचार से आप क्या समझते हैं? संचार जो है वो दूसरों के पास सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। जनसंपर्क माध्यम क्या है? सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न। इस सब से हम एक दूसरे के संचार को पहुंचाते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? मेज। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? सबवे। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? जहाज। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? साइकिल। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। इंटरनेट जो है वह संचार का एक माध्यम है। क का आंसर 5 हो जाएगा। नहर मार्ग। नहर मार्ग अंतर देशीय जल मार्ग है। नगरीय क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। सघन बस्ती आसपास निर्मित घरों वाले जो क्षेत्र होते हैं वह सघन बस्ती कहलाते हैं। कारण बताइए, आज जो विश्व सिमटता जा रहा है ये आप लोगों को खुद से करना है। इस प्रकार हमारा क्लास 7th का 7 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मुझे